नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सिखर में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार कितने हैं और सामासिक शब्द किसे कहते हैं, पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है, जैसे इत्यादि मुद्दों को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले, विषय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। बच्चों, आज की जो जानकारी है वह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो है उसका नाम है समास। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो समास है इसका अर्थ क्या होता है। तो उसकी परिभाषा के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जब एक पद बना दिया जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं और सिर्फ एक पद बन जाता है तो उस मेल या योग को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त शब्द बनाना। अब आप उदाहरण के तौर पे हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे, जैसे राजा का पुत्र। अब ये जो राजा का पुत्र है इसका जो संक्षिप्त रूप क्या होगा, राजपुत्र। तो समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त शब्द बनाना। तो आपको एग्जाम में समास बनाना नहीं होगा, समास जो भी शब्द रहेंगे उसको उसका विग्रह करना रहेगा और समास का नाम लिखना रहेगा, जो आने वाले सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं, इसी वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं कि कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार उनका विग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जो समास की परिभाषा है, जिस परिभाषा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, तो ये जो राजा का पुत्र एग्जाम्पल के तौर पे इससे जो राजपुत्र बना है ये संक्षिप्त शब्द बना है, यानी ये जो राजपुत्र हो जाएगा ये एक समास है। ठीक है, अब ऐसा कहने पे शब्द क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जहां कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो बच्चों, आपको समास की परिभाषा समझ में आई होगी कि इसका मतलब क्या है, यानी कम से कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक अर्थ मिले या आप बहुत बड़े शब्द का एक संक्षिप्त शब्द बने, उसे ही हम क्या कहेंगे, संक्षिप्त शब्द बने, उसे ही हम क्या कहने वाले हैं, समास कहने वाले हैं। अब हम देखते हैं कुछ और समास के बारे में जानकारी, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अभी हमें क्या करना है कि जो समास हमने जो पढ़ा, यानी उसकी जो परिभाषा पढ़ी कि कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ या तो संक्षिप्त शब्द बनाना या संक्षिप्तीकरण भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम समास जो शब्द रहेगा, जो शब्द समास के अंतर्गत आएगा, उसके अंतर्गत हमें दो चीजों को और ध्यान में देना है, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। देखिए, समास रचना में क्या है, अभी आपने देखा कि जो शब्द होते हैं, जो समास जो बनता है दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है। तो समास रचना में जो दो पद होते हैं, जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। और ये जो दो पद है, कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद, इन्हीं को मिलाने से जो नए शब्द बनते हैं, जो नया शब्द प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सामासिक पद, या उसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद। अब उदाहरण के तौर पे बताऊंगा तो ये बात थोड़ी क्लियर होगी, लेकिन मैं फिर से आपको बात बताना चाहूंगा कि जो समास रहता है दो या दो से अधिक पदों से मिलकर ही बनता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जन्म रोगी, ये क्या है आपका सामासिक पद, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, समस्त पद भी बोल सकते हो। ये क्या होगा, समस्त पद। ठीक है, अभी नया शब्द बना, लेकिन ये नया शब्द कहाँ से मिलकर बना, तो देखिए दो शब्द मिले, जन और रोग, जन और रोगी, इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है, जन्म रोग। तो अब ये जो जन्म रोगी है इसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, सामासिक शब्द भी कह सकते हैं इसको। और इस सामासिक शब्द में आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं। अब कौन से दो पद है, एक पूर्व पद होगा और दूसरा क्या होगा, एक पूर्व पद होगा और दूसरा क्या होगा, उत्तर पद। तो ये पूर्व जो पहले आता है पूर्व पद हो गया और जो बाद में आता है ये वो उत्तर पद हो गया। इन्हीं के मिलने से
एक नया शब्द प्राप्त हुआ। जैसे अभी यहाँ पे देखिए माँ बाप, तो ये क्या हो गया, सामासिक शब्द हो गया, सामासिक पद बोल सकते हैं इसको। अब अभी किससे मिलकर बना है, तो देखिए माँ और बाप, तो जो इसमें माँ है ये आपका क्या हो जाएगा, ये शब्द जो हो जाएगी ये पूर्व पद के अंतर्गत आएगी, और जो बाप है ये जो शब्द है ये उत्तर पद के अंतर्गत आने वाला है, और इन दोनों की मिलाने से ही आपको एक नया शब्द प्राप्त हुआ है, उसे हम सामासिक पद कहते हैं या सामासिक शब्द कहते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सामासिक शब्द किसे कहते हैं। अब हम लोग सामासिक विग्रह किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए परीक्षा में शब्द दिए गए होंगे और आपको सामासिक विग्रह करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सामासिक शब्द, अब जो सामासिक शब्द है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए माता पिता, अब इनमें जो संबंध स्थापित करना, इनके अंदर ये जो दोनों शब्द हैं, शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, यानी इनके बीच में कौन से संबंध है उसको स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समास का विग्रह करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक सामासिक शब्द दे रहा हूँ, सामासिक पद देखिए ध्यान में, सीताराम। अब सीताराम का जब आप विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सीता और राम। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में क्या हो रहा है, इनके बीच में जो संबंध है वो स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार एक और सामासिक पद देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है माता पिता। अब इसका विग्रह कर दीजिए, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा, अर्थ पता चलेगा, संबंध पता चलेगा दोनों के बीच में, माता और पिता। ध्यान दीजिए, माता और पिता। तो ये वाला जो माता पिता है, ये जो शब्द है, सामासिक शब्द है, इसका विग्रह करने पे ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है। तो विग्रह क्या हो रहा है, माता और पिता। तो ऐसे कई सारे शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार उनका विग्रह किया जाता है, और उनके नाम भी अलग अलग, मतलब जो हम समास के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे वो आने वाले अभी इसी वीडियो सेशन के अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार है और किस प्रकार उनका विग्रह किया जाता है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ये जो सामासिक शब्द या सामासिक पद होते हैं उनके विग्रह कैसे होते हैं। जैसे आप एक सामासिक पद देखिए, घोड़ा सवार। अब इसका विग्रह क्या है, घोड़े पर सवार। यहाँ पे आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा है। नीलकंठ, ये सामासिक शब्द है, संक्षिप्त शब्द है, छोटा शब्द है। अब इसका विस्तारित रूप देखिए, नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण मिल रहा है हम लोग को। तो ये जो है, ये जो हम घोड़े पे सवार बोल रहे हैं या नीला है कंठ, ये सामासिक विग्रह किया जा रहा है। ठीक है, चतुर्मुख, अब ये संक्षिप्त शब्द है, यहाँ पे अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। चार मुखों वाला देखिए, यहाँ पे अर्थ क्लियर हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे विग्रह कर दिया गया। ये जो है चतुर्मुख, ये सामासिक पद है, इसका विग्रह यहाँ पे करके लिखा जा रहा है, चार मुखों का समूह। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लंबोदर, ये सामासिक पद है या इसे समस्त पद भी बोलेंगे, लेकिन इसका जो विग्रह होगा वो है लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सामासिक पद किसे कहते हैं और सामासिक विग्रह कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए ये सामासिक पद हो गया और ये उसका विग्रह हो गया। ठीक है, चतुर्मुख अगर लेंगे तो ये सामासिक पद हो गया और ये उसका विग्रह हो गया। तो आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। अब हम देखते हैं कि ये सामासिक जो समास होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रकार है। मतलब हमें एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विग्रह करके बताइए कि कौन सा प्रकार। तो सबसे पहले आपको हर एक प्रकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रकार है। और एक बार आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आप किसी भी स्कूल के व्याकरण में अगर समास आता है तो आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अगर समास का टॉपिक है तो वहां भी ये आपको मदद करने वाला है। तो सबसे पहला जो समास का प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। अब यहाँ से आपको ज्यादा फोकस करना है। अभी आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जो समासिक शब्द होता है, ध्यान में रखिए, आपका जो समासिक शब्द होता है ये दो पदों से मिलकर मिला है, और वो मैंने आपको बताया पूर्व पद और उत्तर पद। बस आपको यानी पहला पद या दूसरा पद ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है, समझने के लिए। अब इन्हीं शब्दों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको सारी परिभाषा बड़ी आसानी से समझ में आएगी। देखिए जिस समास का अंतिम खंड या दूसरा पद, देखो दूसरा पद की बात कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि हर एक समासिक पद में दो पद है, पहला पद दूसरा पद, या पूर्व पद या उत्तर पद। तो यहाँ पे इसका जो अंतिम खंड है यानी जो दूसरा पद है प्रधान होता है या मुख्य होता है। तो
ऐसे समास में क्या रहेगा, जो दूसरा पद रहेगा वो मुख्य होगा, प्रधान होगा, हेड होगा, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। इस समास में कौन कौन सी विभक्तियां आती हैं, यानी विग्रह करने पे कौन कौन से शब्दों से जोड़े जाएंगे, को देख लीजिए, को, से, के लिए, के, की, में, पर इत्यादि शब्दों का लोप होता है। विग्रह करने पे ये शब्द दिखाई देने लगते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि तत्पुरुष समास मतलब दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। अब हम थोड़े एग्जाम्पल की बात करते हैं कि दूसरा पद प्रधान का मतलब क्या बोला जा रहा है। देखिए, दो पद अगर आपको ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रथम पूर्व पद और अंतिम पद या उत्तर पद भी बोल सकते हैं, या प्रथम पद, पहला पद, दूसरा पद भी बोल सकते हो समझने के लिए। अभी मैं तत्पुरुष समास के बारे में बात करूं, देखिए राजभवन लिखा है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, राजभवन लिखा है। अब राजभवन में देखिए ये समासिक शब्द है, समस्त पद है, ठीक है। अब इसका विग्रह कर दिया गया, अब इसका विग्रह कर दिया तो क्या होगा, राजा का भवन। देखिए राजभवन से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन विग्रह करने पर अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, राजा का भवन यानी राजा का भवन। अब यहाँ पे जो विभक्तियां हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति यूज की गई, का, ठीक है। देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास में क्या रहता है, को, से, के, लिए, का, के, की, में, यही सब विभक्तियां विग्रह करने पे नजर आती हैं, लेकिन समासिक शब्द में नजर नहीं आते। अभी राजभवन में कहीं दिख रहा है कि आपको इस विभक्ति की वजह से ही अर्थ क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे विभक्ति नहीं दी गई है, विग्रह करने पे विभक्ति नजर आ रही है, इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। तो ये हो गया राजा का भवन और ये हो गया तत्पुरुष समास। अब इसमें पहला पद दूसरा पद की बात क्या है, देखिए राजा पहला पद हो गया, भवन दूसरा पद, या उत्तर पद या अंतिम पद भी बोल सकते हैं, उत्तर मतलब बाद। अब ये जो ऊपर दिए गए वाक्य में भवन है, ये दूसरा पद है या अंतिम पद भी बोल सकते हैं, ये प्रधान पद है, मुख्य है, इस वाक्य का क्या है, मुख्य है, राजा का भवन, ठीक है। तो यहाँ पे भवन को क्या किया गया है, प्रधान माना गया है, इसलिए तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो विभक्तियां हैं, ये सब विभक्तियां हैं जो लुप्त होती हैं, लेकिन विग्रह करने पे ये विभक्ति नजर आ जाती है। अब मैं कुछ उदाहरण में फटाफट आपको बताऊंगा, और ये उदाहरण आपको एग्जाम में आते भी हैं। अगर आपने अच्छे से इसका अध्ययन कर लिया है तो परीक्षा में आपने, जैसे सामासिक शब्द में बोलना चाहूंगा, जैसे रोग मुक्त, तो रोग मुक्त से क्या होगा, विग्रह क्या होगा, रोग से मुक्त। देखो कौन सी विभक्ति लगी है, से लगी, इसलिए तत्पुरुष समास। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। गंगा जल, गंगा का जल, देखिए विभक्ति क्या लग रही है, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। विग्रह करने पे अर्थ स्पष्ट होने लगता है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे दो तीन शब्द और मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सब शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए दानवीर, यहाँ पे अगला शब्द देख लीजिए, दानवीर लिखा है तो दान में वीर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। चिड़ियाघर, चिड़िया का घर। ऊर्जाहीन, ऊर्जा से ही। देख लीजिए अभी आप देखोगे इस जितनी भी विभक्तियां, जैसे में हुआ, को, का, से, ये सारी विभक्तियां लुप्त थी, क्या थी, लुप्त थी, लेकिन विग्रह करने पे दिखाई देने लगी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। अब आइए अगले समास के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। अगला समास कौन सा है, यहाँ पे देखिए अगला समास जो है बच्चों वो है कर्मधारय समास। अभी देख लेते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है। देखिए कर्मधारय समास में वह समास जिसका पहला पद, फिर से बोल रहा हूँ, पहला पद या दूसरा पद, ध्यान रखिए, ठीक है। पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो सरल भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेंगे हम लोग, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो थोड़ी परिभाषा और क्लियर होगी कि पहला पद विशेषण बोला जा रहा है और दूसरा विशेष, इसका मतलब क्या होता है। आपको उदाहरण द्वारा मैं स्पष्ट करता हूँ। एक चीज उसके पहले बताना चाहूंगा कि जो कर्मधारय समास का विग्रह होता है तो उसके बाद पदों में है जो या के समान शब्द आ जाते हैं। तो देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चंद्रमुख, अब यहाँ पे क्या लिखा है, चंद्रमुख। अब ये सामासिक शब्द हुआ, इसका विग्रह करोगे तो चंद्र जैसा मुख। देखिए चंद्र जैसा मुख, तो यहाँ पे क्या है, मुख के लिए कौन सा विशेषण का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा देखिए। देखिए ये जो मुख है जिसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे, इसके लिए कौन सा विशेषण का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से तुलना की जा रही है। तो इसीलिए तो इस परिभाषा में देखोगे पहला पद क्या दिया है, विशेषण, तो यहाँ पे चंद्र जो है विशेषण हो गया, दूसरा पद जो विशेष। अब चंद्र की तुलना, चंद्र किसके लिए बोला गया है, मुख के लिए बोला है, तो मुख क्या हो जाएगा,
विशेष्य हो गया। फिर से बताऊंगा, आपका जो विशेषण है, ध्यान दीजिए, विशेषण जो होगा पहला पद है चंद्र और विशेष्य जो है वो यानी दूसरा पद जो है वो मुख है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। फिर से मैं परिभाषा बता दूं, वह समास जिसका पहला पद विशेषण, यानी देखिए उदाहरण में जैसे यहाँ पे चंद्र बताया, अब विशेषण किसके लिए रहता है, विशेषण के बाद विशेष्य मिलेगा, तो चंद्र जैसा मुख। एक चीज और ध्यान में रखना है कि आप देखोगे विग्रह करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कौन सा शब्द है, जैसा आया है, ठीक है। तो कर्मधारय समास में ही होता है, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। यहाँ पे विशेषण और विशेष्य दोनों ही मिलेंगे आपको, पहला पद विशेषण रहेगा, दूसरा पद विशेष्य रहने वाला। कुछ और उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं, हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है नीलकंठ, ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका। इसी प्रकार चरण कमल, कमल के समान चरण। महात्मा, इसका विग्रह देख लीजिए, महान हो जिसकी आत्मा। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। देखिए घनश्याम, घन के समान, देखिए घन क्या हो जाएगा, विशेषण। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब नयन के लिए कौन सा विशेषण है, तो कमल है, ठीक है। तो विशेषण और विशेष की वजह से ही तो एक कर्मधारय समास बोला जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, महाराजा, महान है जो राजा, तो राजा के लिए कौन सा विशेषण लगा हुआ है, महान लगा हुआ है। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष की बात हो, यानी पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, तो समझ जाइए कि वह कर्मधारय समास ही होगा। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये समास आप अच्छे से समझ लेते हो तो परीक्षा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नाम आपको ध्यान में रखना है, द्विगुणी समास कहते हैं। द्विगुणी समास में क्या रहेगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता है, ग्रुप का अर्थ देता है, उसे द्विगुणी समास कहते हैं। अब द्विगुणी समास में क्या बोला जा रहा है कि पहला पद संख्यावाचक, संख्या का बोध कराएगा। अब देखिए त्रिलोक, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, संख्या की बात चली तो जरा देख लीजिए, त्रिलोक बोल रहा है, तो त्रिलोक को अगर हम विस्तारित रूप देंगे तो तीन लोकों का समूह। अब तीन बोलोगे तो यहाँ एक संख्या का भाव प्रकट हो रहा है, तीन मतलब थ्री, तो इसकी वजह से द्विगुणी समास हो जाएगा। ऐसे कई सारे उदाहरण है। द्विगुणी समास पहचानना बहुत आसान है, सिर्फ पहला पद आपको देखना है कि उसके अंदर संख्या का भाव प्रकट हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। कुछ और शब्दों का विग्रह देख लेते हैं इसी के अंतर्गत। कुछ और शब्द देख लीजिए, कुछ और उदाहरण देख लीजिए जिसमें आपको संख्या का बोध होगा। जैसे दोपहर, तो दोपहर में क्या लिखा है, दूसरा पहर। देख लीजिए पहला पद जो है ना, वो आपको क्या लग रहा है, संख्या। चौराहा, चार राहों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। देखिए 100 का एक संख्या का बोध हो रहा है। सप्तसरिता, 7 सरिताओं का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 3 क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो आपने जितने भी विग्रह देखे सभी में पहला पद क्या है, संख्यावाचक, इसीलिए इसको हम द्विगुणी समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल आपको द्विगुणी समास के नजर आए और बहुत आसानी समास होता है, बच्चे बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, ये भी बहुत आसान होता है, इसको भी जरा देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। देख लीजिए, जिन सामासिक पद के दोनों पद प्रधान, देखिए दोनों पद, आप दोनों पद मतलब पहला पद दूसरा पद बोल दीजिए या पूर्व पद उत्तर पद बोल दीजिए, है ना। दोनों पद जो रहेंगे, क्योंकि जो सामासिक शब्द होता है 2 या 2 से अधिक पदों से ही मिलकर बनता है, और पद मैंने आपको बताया, लेकिन दोनों पद प्रधान हो, दोनों मुख्य हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। और विग्रह करने पे इनके बीच में और, तथा या ऐसे योजक कनेक्टिव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से योजक लगते हैं जरा वो ध्यान दे दीजिए। कौन कौन से लगे, और लगेगा, तथा और या, और दोनों पद प्रधान होंगे। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो समझेगा आपको। भला बुरा, भला और बुरा, यहाँ पे भला पहला शब्द है, बुरा दूसरा शब्द है, और दोनों ही शब्द क्या है, प्रधान है, मुख्य है, दोनों शब्द का महत्व है। ठीक है, भला और बुरा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें दोनों पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण मैं देता हूँ आपको। सुख दुख, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुख दुख। हाँ देखिए, हाँ सुख दुख दिया गया, तो देखिए ये सुख दुख, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो सुख और दुख, पहला पद सुख होता है, दूसरा पद दुख होता है, और दोनों ही पद प्रधान है। सुख भी प्रधान है, मुख्य है, ये विशेष सुख और दुख में दोनों शब्द प्रधान है, यानी हम बोल सकते हैं दोनों शब्द मेन है, हेड है।
अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के, या कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं इसी के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं उनका विग्रह बता देता हूँ, देख लीजिए। जैसे नर नारी, तो नर नारी का क्या हो जाएगा, नर और नारी हो जाएगा, ठीक है, विग्रह करने का। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, देखिए पाप और पुण्य। धूप छाव, धूप और छाव। राजा रंग, राजा और रंग। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, विग्रह करने पे। रात दिन, रात और दिन। देश विदेश, देश और विदेश। तो ये सारे द्वंद्व समास है और सभी के बीच में देखो योजक शब्द क्या लगा, और दोनों ही पद, पहला पद जैसे अगर नर नारी है तो पहला पद नर होगा, दूसरा पद नारी, और दोनों ही प्रधान है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब आइए अगला जो समास है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि समाज के जितने प्रकार है उनको अगर आप जानोगे तो ही आप क्या कर सकते हो, परीक्षा में कोई भी शब्द आएगा तो आप उसका विग्रह करके उसका नाम भी लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बहुव्रीहि समास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो। अब देखिए जो सामासिक शब्द होता है वो समस्त पदों से मिलकर बना होता है। समस्त पद में दो पद आते हैं, पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। समस्त पद बोलेंगे तो पहला पद, इसमें क्या है, दोनों जो पद है उसमें से कोई भी प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे पद की ओर, यानी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। अभी तीसरा पद बोलेंगे तो क्या, वो मैं आपको उदाहरण द्वारा ही बता पाऊंगा। अब परिभाषा समझ लीजिए कि दोनों पद प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों के मिलने से कुछ तीसरा मीनिंग आ रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो ऐसे समाज को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल यहीं पे स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे लंबोदर, ठीक है। अब लंबा है उदर, देखिए पहला शब्द क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिए। लंबोदर का अगर विग्रह करेंगे तो लंबा है, तो पहला शब्द लंबा और उदर। अब देखिए दोनों शब्द क्या है, जब मिलते हैं तो लंबा है उदर, तो किसका उदर, किसका पेट लंबा है, तो ये तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं। और तीसरा शब्द यहाँ पे क्या है, गणेश जी, क्या है, गणेश जी। यानी कहने का मतलब लंबा और उदर, यानी जो समस्त पद थे, पहला पद जो था और दूसरा पद, वो कोई मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब दोनों मिल जा रहे हैं तो एक तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर तीसरे शब्द की बात करोगे, तीसरे पद की बात करोगे तो यहाँ गणेश जी, तो लंबोदर का विग्रह होगा लंबा है उदर अर्थात गणेश जी, ठीक है। तो आप समझ में आया, कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों के मिलने से तीसरा पद, तो तीसरा पद बोलेंगे तो गणेश जी। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला है कंठ, अब मिलने से किसकी तरफ संकेत चला जा रहा है, शिव जी की तरफ। यहाँ पे तीसरा पद कौन सा आ जा रहा है, शिव जी आ रहे हैं। देखो शब्द में शिव जी कहीं दिए हैं क्या, शब्द में कहीं यहाँ पे गणेश जी का नाम लिखा है क्या, नहीं, लेकिन मीनिंग किसकी तरफ आ रहा है, गणेश जी की तरफ। यहाँ पे नीला है कंठ, नीला है कंठ किसका आ रहा है, तो शिव जी की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब दो पद तो पिक्चर में थे, नजर आ रहे थे, बट दोनों मिलकर एक नए पद की संकेत कर रहे हैं, बताने लगे हैं, ठीक है। नया पद जैसे पहले में गणेश जी हो जाएंगे, दूसरे में शिव जी हो जाएंगे। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए अभी मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे जैसे महादेव, तो देवों की देव अर्थात शिव जी। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। देखिए दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द की तरफ क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, कुछ और शब्द मैं आपको बताता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। जैसे गजानन, अब गजानन का जब विग्रह करोगे तो गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश जी, तीसरा शब्द यहाँ पे क्या है, गणेश जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, अब 10 है यानी 10 भुजाओं वाला कौन है, रावण, तो 10 और आनंद मिलके तीसरे शब्द की तरफ संकेत किए, वहां पे तीसरा शब्द है रावण। पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, किसके हैं, श्री कृष्ण जी, क्या है, श्री कृष्ण जी। इसी प्रकार विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात विष को धारण कौन करता है, सांप धारण करता है। समझ में आया आप लोग को, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग आगे एक और समाज के प्रकार के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्यय आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आप क्या करने वाले हो, जिस समास क्या सीखने वाले, जिस समास में पहला पद अव्यय दिया हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अव्यय ध्यान में रखना है आपको। अब अव्यय क्या होता है, जिन शब्दों पे, ऐसे शब्द जिन पे लिंग, कारक और काल इनका कोई भी प्रभाव न हो, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं,
ठीक है। इस समास के पहले पद में अनु, प्रति, आ, यथा, भर, हर आता है। ठीक है, देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए, इसी से आपको क्लियर होगा। जैसे आजीवन, अब यहाँ क्या लिखा है, आजीवन, तो आजीवन का विग्रह करने पे जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर। देखिए ये सारे जो उदाहरण आ रहे हैं ये अवयवी समास है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है ये सब क्या है, अवयवी भाव समास इसके नाम दिए गए हैं। अब आप इसकी कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ और उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरण तक, यथासंभव, जितना संभव हो, निडर, बिना डरे, आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवयवी भाव समास। तो इसके लिए भी आपको मैंने जानकारी दे दी। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे कुछ और जानकारी यहाँ पे देख लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल दिए गए। यथामति मतलब मति के अनुसार, घर घर, प्रत्येक घर, बेखटके, बिना खटके। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये अवयवी भाव समास के हैं। तो बच्चों, मैंने आपको आज के वीडियो सेशन के अंतर्गत समास की परिभाषा बता दी। सामासिक पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद क्या होता है, जैसे बहुत सारे विषयों पे जानकारी दी। साथ ही साथ समास के कितने प्रकार हैं उनको उदाहरण द्वारा आपको उनका उदाहरण द्वारा मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया। और जितने भी पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो सारे एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो सेशन में कवर किए। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की जानकारी कैसी लगी, जरूर कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बच्चों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। फिर कभी दूसरी जानकारी में मिलेंगे, एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।